एक मैट्रिक्स मूवी थी, बड़ी दुनिया में मशहूर हुई। तो उन्होंने कहा बच्चा जो 7 साल की उम्र तक का होता है ना, ये बेसिकली उसी तरीके से डाउनलोड कर रहा होता है, वो उस सिचुएशन में होता है जिस सिचुएशन में मैट्रिक्स मूवी बनी थी। कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक डाउनलोड की जा सकती है। अगर हैबिट्स या कोई भी चीज़ आपने उसके अंदर इनबिल्ट करनी है, तो दैट इज द परफेक्ट एज। तो उसी एज के अंदर इंस्टेड कि हम उसको सिर्फ पैम्पर कर रहे हो, उसको छोटे 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 तरीकों के जरिए सोचने, समझने, कोई काम को परफॉर्म करने और लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करने का अगर जज्बा सिखा दो, सारी जिंदगी साथ लेके चले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं जो आपको ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में गाइड कर सके। कभी हम बात करते हैं HR से रिलेटेड, कभी मीडिया, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, यानी लाइफ के हर सेगमेंट के हवाले से हम बात करते हैं ताकि आप और हम दोनों इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी टॉक है, हम बात करेंगे बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, किस तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम्स को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए प्राइमरी लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, और किस तरह से हम ब्रिजिंग कर सकते हैं, लिंकेज कर सकते हैं हमारे एजुकेशनल सिस्टम को इंडस्ट्रीज़ के साथ। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ताहिर खुर्शीद साहब मौजूद हैं, जो कि ग्रुप डायरेक्टर हैं ब्लू सफ़ायर एजुकेशनल नेटवर्क के। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ सर को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर माशाल्लाह से आपका बहुत एक्सपोजर है एजुकेशन में भी, मीडिया में भी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे। तो मैं चाहती हूँ आज हम इसी पे बात करें। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, हम देखते हैं प्राइमरी हम कहीं और स्कूल में किसी और बिल्कुल रूट पे कर रहे हैं, कॉलेज हमारा कोई और रूट पे होता है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, यानी हम आपस में इन्हीं की नीश को मैच नहीं कर पाते। स्कूल में हमें कुछ और सिखाया गया, कॉलेज में कुछ और सिखाया गया, और हमारे अपने ही जो थॉट पैटर्न्स हैं वही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाते हैं कि स्कूल में तो हमें ये पर्सपेक्टिव पढ़ाए गए हैं। तो ये क्यों हमारे ये डिफरेंसेस आते हैं, कंट्रोवर्सी आती है? बेसिक लेवल से ही मैं चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करें। जैसे पहले कि मैं इस पूरे सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा डिटेल आपको बताऊं, क्योंकि मैंने पूरे वर्टिकल पे काम किया है जी। कोई 300-400 स्कूलों को हेड किया है, कोई 200-300 कॉलेजेस को, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे मेडिकल कॉलेज और बाकी सारे मामला देखे हैं। मेरा ख्याल है कि जैसे किसी भी इंसान का जो DNA होता है वो बताता है कि ये किस तरह का होगा, इसकी आंखें, बाल, कैसे मामला तो होंगे, कैसे बिहेव करेगा। इसी तरह जो कौमें हैं उनका भी एक DNA होता है, यानी डिटेल जो नैरेटिव और जो एक्शन प्लान्स हैं, DNA में उसको कहता हूँ कि वो बताता है कि ये कौम कैसे बिहेव करेगी, कैसे चलेगी, कैसे मामला होंगे। अगर हम अपना नैरेटिव देखें राइट नाउ, तो पिछले 200 साल में अनफॉर्चुनेटली जिस खित्ते में हम हैं, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, इंडस पे हो गया हमें ना बहुत सारे लोगों ने आके हम पे कब्जा किया, और यहाँ पे बहुत सारी हुकूमतें बाहर से आके बनी, तो हम सबमिसिव सी कौम बन गए। जो सबमिसिव कौम है उसका जो पहला एट्रीब्यूट ये होता है कि वो अपने माइंड सेट को क्लोज कर लेती है। और अगर आप देखेंगे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम और हमारी सोसाइटी एट लार्ज वो इस चीज़ को इनकरेज करती है कि हमें मुलाजिम बनना, हमें जॉब सीकर बनना है, जॉब प्रोवाइडर नहीं बनना। हमारे तमाम एड कैंपेन अगर हम स्कूल लेवल पे देखें, कॉलेज लेवल पे देखें, यूनिवर्सिटी लेवल पे देखें, वो हमें ऐसे प्रोफेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही होती है जहाँ पे हम हाथ को इस तरह रखते हैं, हम ये वाला हाथ प्रोड्यूस करने के लिए लोगों को इनकरेज नहीं करते। तो इस वक्त राइट नो जो हमारा DNA है ऑफ दिस होल नेशन वो बेस कर रहा है इस वाले हाथ पे, यानी जॉब सीकर्स के ऊपर बेस कर रहा है। इसी वजह से हमारे तमाम जो एजुकेशनल प्रोसेसेस हैं वो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो है वो एक ऐसे सिस्टम को इनकरेज करते हैं जहाँ पे आपको SOPs बेस, यानी कि एक बनी बनाई चीज को बार बार रिपीट करना, जिसे हम रट्टा कहते हैं उर्फ़े आम में, उसकी तरफ इनकरेज करते हैं। दुनिया, यस इट वाज लाइक दैट बिफोर
200 ईयर, और ये काम चलता रहा पिछले 150 साल तक। पिछले 50 साल में द वर्ल्ड हैज चेंज, क्योंकि अब जो चेंज आया है वो चेंज आया है रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, एआई, साइबर सिक्योरिटी। किस की बेस के आया? ये सारे का सारा जब सिलिकॉन चिप बना, जब कंप्यूटिंग आई, तो सब के सब एसओपीज कंप्यूटर्स ने याद कर ली, सब के सब प्रोसेसेस उसके पास जाना शुरू हो गए। ऑन टॉप ऑफ इट हमने रोबोटिक्स पे काम करना शुरू कर दिया। तो अब इंसान जो है बेसिकली उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, जो अल्लाह ताला ने उसको वदियत दी कि वो सोच सकता है, तख्लीक कर सकता है, वो तस्वीर बना सकता है और उसके अंदर रंग भर के उसको दुनिया के सामने पेश कर सकता है, उसकी दरबार। यानी कि क्रिएटिव जो कोशंट है, जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं जैसे आईक्यू, बाज बढ़ के उससे कहते हैं जी इमोशनल कोशंट पे काम हो रहा है, ये बहुत पास्ट की बातें रह गई। जहाँ मशीन की हुकूमत आती है वहाँ पे इमोशंस नहीं आते। अब जो नया दौर है वो क्रिएटिव कोशंट का है, जो इस कौम में, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज, यूनिवर्सिटी और जिस माशरे के अंदर क्रिएटिवनेस होगी वो सर्वाइव करेगा। अब हम बात करते हैं जो बेसिक रूट कॉज हमारा है वो है स्कूल। अब हमारे स्कूल में जो एजुकेशन दी जाती है वो सारी की सारी वो एजुकेशन है जो 200 साल पहले कहीं डिजाइन की गई। दुनिया तो चेंज हो रही है, क्या हमने उसमें कोई क्रिएटिविटी डाली? हाँ, बहुत सारे स्कूल ये दावा करते हैं जो अच्छे ब्रांड स्कूल हैं कि हम क्रिएटिव राइटिंग करवाते हैं। क्रिएटिव राइटिंग करवाते ऑफ व्हाट, ये नहीं किसी ने बताया। क्या वो क्रिएटिव राइटिंग सिर्फ स्टोरी टेलिंग है? क्या वो क्रिएटिव राइटिंग इस बात की कहीं पे करवाई जाती है कि हम आउट ऑफ बॉक्स सोचना शुरू करें ऑफ द सिचुएशंस? लाइक अगर किसी को प्रॉब्लम है माशरे में, किसी जगह आप देखते हैं कि लोगों को अब सड़कों पे गन फेंकने की आदत है, तो क्या वो क्रिएटिव सोल्यूशन दे सकता है? क्या किसी ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो क्या क्रिएटिव सोल्यूशन आ सकता है? इवन विद इन द स्कूल बुलिंग हो रही है, क्या कोई क्रिएटिव सोल्यूशन दिया जा रहा है? नहीं। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बहुत सारे स्कूल ये दावा करते हैं हम क्रिएटिव साइड के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरी वो बात करते हैं हम इनको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाते हैं, यानी बोलना सिखा देते हैं। बोलेंगे क्या? क्या वो जो एक बटन दबाने से गूगल भी बता सकता है? तो वो तो अब तो वहाँ पे उसका गूगल असिस्टेंस है, वो सारी की सारी बात आपको बता सकता है। तो फिर मुझे उस क्रिएटिवनेस की जो कि पहले रिकॉर्डेड है और उस कम्युनिकेशन की जो किसी भी जुबान में अवेलेबल है, तो उसको मुझे कम्पीट करना है। तो इसका मतलब वो पूरी की पूरी लॉट जो एलीट पे भी इस वक्त पड़ रही है वो सब ऑब्सोलीट हो। तो अगर एलीट जो समझती है कि हम एलीट ही रहेंगे, नहीं, ये अगले 5 से 10 साल में सब ऑब्सोलीट हो। और रहेगा कौन? रहेगा वो जो क्रिएटिव साइड पे जाएगा। और क्रिएटिवनेस कौन सी होगी? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दुनिया जिस तरफ चेंज हो रही है, दुनिया किस तरफ चेंज हो रही है, दुनिया विद नो बॉक्स थिंकिंग पैटर्न के ऊपर जो है वो काम कर रही है। तो क्या ये काम हम स्कूल में करवा सकते हैं? यस, इट इज डूएबल, इट इज नॉट अ बिग चैलेंज। लोग समझते हैं कि अगर आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस देने, अब स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स दुनिया में हर जगह, हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। पाकिस्तान के शायद 2% स्कूलों में भी या 1% स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जा रहा। लेकिन वो जो एक सिस्टम है वो क्रिएटिव सॉल्यूशंस देता है। केस स्टडी बेस्ड लर्निंग क्रिएटिव सॉल्यूशन देती है। पाकिस्तान में कहीं नहीं पढ़ाई जाती, इंडिया में पढ़ाई जाती है, बाकी बांग्लादेश में पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान, नेपाल में पढ़ाई जाती है, हम नहीं पढ़ाते। ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग एक नया एक मंत्र आया है, जो कि जैसे हमारे यहाँ करिकुलम चेंज हुआ, न्यू करिकुलम आया, तो हमने क्या किया कि बच्चों को कहा कि जी ये जो तस्वीरें थी पहले किताब में गलत थी। हाफ स्लीव बच्ची ने अगर फ्रॉक पहना हो तो उसको पूरी स्लीव कर दी, और उन्होंने कहा ये हमारा नया करिकुलम आ गया, वन नेशन वन करिकुलम का नारा लगाया। इंडिया ने क्या किया, मैंने उनके प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी, आल्दो जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, उसने कहा जी इंडिया का हर एक बच्चा जो है वो प्रोग्रामिंग सीखेगा, इररिस्पेक्टिव वो किसी गांव में रहता है, वो किसी बड़े शहर में रहता है, हर बच्चे को आना चाहिए। एंड दे इंक्लूडेड ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग इन देयर करिकुलम एट लार्ज, मतलब एट नेशनल लेवल। अब ये जो एक सिलसिला है कि वो अपने आप को एट पार लेके जा रहे हैं, इसलिए आज के दिन अगर एज ऑफ टुडे मैं देखता हूँ कि पिछले साल 2021 में अगर इंडिया के स्टार्टअप्स जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ बहुत स्टार्टअप्स की बात चल रही है, 54 स्टार्टअप्स ऐसे थे जिन्होंने यूनिकॉर्न की हैसियत इख्तियार की। अच्छा, यूनिकॉर्न क्या होता है कि एक स्टार्टअप
जो स्टार्ट हो $1 बिलियन उसकी वर्थ बन जाए। $1 बिलियन। उनके 54 स्टार्टअप्स पिछले साल $1 बिलियन को टच किए। और अनफॉर्चुनेटली आज तक पाकिस्तान का कोई भी स्टार्टअप, कोई एक सिंगल स्टार्टअप $1 बिलियन को उसने टच नहीं किया। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। रीजन क्या? बड़ा सोचना नहीं सिखाया। रीजन, और वो किसने नहीं सिखाया? उसको स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे, सही, उसको इंटीग्रेट करेंगे कॉलेज लेवल को। पर अगर हम ये कहें कि स्कूल का काम सिर्फ बच्चे को पैम्पर्ड करना, वो नहीं है। उसको वहीं से मिनिएचर के अंदर छोटे छोटे जो खौफ हैं, जो फ्यूचर में आने वाले खौफ हैं, उन खौफ को उस छोटे लेवल के ऊपर उसके अंदर से निकाल देना। सही। मिसाल के कोई काम स्टार्ट करना, हमारे यहाँ जब मीना बाजार होते हैं तो जो टीचर्स होती है वो स्टॉल बना रही होती है। एग्जैक्टली। व्हाई नॉट के बच्चों को एंगेज किया जाए। पर बच्चे जो हैं वो कहें कि अच्छा भी ये अगर मुझे एक स्टॉल लगाना है, तो अगर आप उनको कहेंगे, वो इतने क्रिएटिव होते हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल, उसमें ज़्यादा वैरायटी दे सकते हैं और अल्टीमेटली उस पर ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो अगर बचपन ही से डाल दी जाए तो हम उसको कहेंगे कि ये एक सोल्यूशन है। अगर उसको कहेंगे कि मैं यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाके इसको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाऊंगा तो उसको नहीं आएगी। एग्जैक्टली। हैबिट तो वहाँ डेवलप हो, बेसिक आपके रूट। जैसे मैं पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी। एक मैट्रिक्स मूवी थी, बड़ी दुनिया में मशहूर हुई। उन्होंने कहा बच्चा जो 7 साल की उम्र तक का होता है ना, ये बेसिकली उसी तरीके से डाउनलोड कर रहा होता है। वो एक उस सिचुएशन में होता है जिस सिचुएशन में मैट्रिक्स मूवी बनी थी, कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक डाउनलोड की जा सकती है। अगर हैबिट्स या कोई भी चीज़ आपने उसके अंदर इनबिल्ट करनी है तो दैट इज द परफेक्ट एज। तो उसी एज के अंदर इंस्टेड कि हम उसको सिर्फ पैम्पर कर रहे हों, उसको छोटे 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 तरीकों के जरिए सोचने, समझने और कोई काम को परफॉर्म करने और लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करने का अगर जज्बा सिखा दूं, सारी जिंदगी साथ लेके चलेंगे। जबरदस्त। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम अपनी जो रूट है बेसिक एजुकेशन की, स्कूल लेवल पे ही इन चीज़ों को स्टार्ट करें। सर, इसी तरह से आपने भी बात की, हम कॉलेज पे भी इन चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, तो हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का कितना रोल है कि वो भी अब एक बेसिक ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारी उस तरह से रूट स्कूल लेवल पे नहीं बनी है, तो जो हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी वाले काम करें वो किस तरह से उन बच्चों को फिर लीड कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट चले जो पीछे हमने ग्रूमिंग नहीं की, हम इस लेवल पे उन्हें हेल्प कर सकें कि किसी हद तक वो अपनी लाइफ को ज़रा अच्छे तरीके से प्रोफेशनली लेकर जा सकें। लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार जो है ना, वो तो तमाम हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। वो किस तरह सोचते हैं कि उनके यहाँ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी क्या परसेप्शन जो है वो क्रिएट करेंगे एज एन इंस्टीट्यूशन। हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को देखा, वहाँ टॉपर प्रोड्यूस नहीं होते। मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ टीचिंग, जैसे आप सुनते तो क्या नाम आता है? टॉपर्स? नो, कोई टॉपर्स नहीं है, लेकिन तमाम सक्सेसफुल लोग हैं वहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर आप चाहें, इफ़ यू हैव विल टू डू, तो आप हर एक कॉलेज को एचिसोनियन की तरह डेवलप कर सकते हैं। दैट इज द नैरेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जैसे ही जहन में आता है तो हमें जहन में आते हैं बहुत बहुत बड़े अजीम शख्सियात कैसे प्रोड्यूस हुई। कॉलेज लेवल पे जाके, स्कूल लेवल पे उनका नाम नहीं था, उस कॉलेज ने उनको क्या इन्वायरमेंट दी। वो इन्वायरमेंट है सोचने, समझने और परफॉर्म करने की। इसी तरह अगर मैं आज के दिन में बात करता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान में परफॉर्म कर रही है, तो उसमें मेरा जहन फौरी तौर पर नस्ट की तरफ जाता है। 2002 में बनी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल, एवरी एस्पेक्ट अगर आप उसका देखें तो रियल टाइम जिनको मैं कहता हूँ कि जो नर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है वो शायद पाकिस्तान की और कोई यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। रीज़न क्या है कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है और वहाँ के जो प्रोसेसेस हैं, दे इनकरेज स्टूडेंट कि वो उनके अंदर जो भी है उसको परफॉर्म करें एंड दे गिव द फैसिलिटीज। हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर, खास तौर पे सरकारी, अब सरकारी सेक्टर जो हमारा सेक्टर है उसमें बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट जो है वो उनको अलाउ ही नहीं कर रही कि वो किसी भी प्राइवेट सेक्टर के साथ compete कर सकते हैं फाइनेंशियली। मेरे लिए इट वाज शॉकिंग न्यूज़ कि शायद 2004 के बाद आज तक पंजाब यूनिवर्सिटी की जो फीस है उसको इंक्रीज ही नहीं किया गया। अब मुझे बताएं कि 18 साल से एक इंस्टीट्यूशन के पास अगर रेवेन्यू नहीं होगा तो वो ब्रेन्स को कैसे अट्रैक्ट करेगा, वो फैसिलिटीज को कैसे इनहेंस करेगा। गवर्नमेंट ने कह दिया कि 18वीं तरमीम के बाद भाई हमारे पास तो फेडरल के पास पैसे नहीं है, जो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही, रेवेन्यू जो है
वो यूनिवर्सिटी नहीं ला रही, तो कैसे ब्रेन्स प्रोड्यूस किए जाए? उनके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस हैं उसके मुताबिक अपने आप को तब्दील करें, अपनी सोच को लीडरशिप लेवल पे भी तब्दील करें, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी तब्दील करें, टीचर्स के अंदर भी वो तब्दीली लेके आएं। हमारे यहाँ किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम कहें कि ओवरऑल टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एक बड़े पैमाने पे एकेडमीज बनाई गई हैं, तो नहीं है। हमारे किसी कॉलेज में, प्राइवेट सेक्टर में ख़ास तौर पे कहीं ट्रेनिंग हासिल करके कोई टीचर अपॉइंट नहीं होता। क्या स्कूल के अंदर आपने कहीं देखा कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे जो आपको सर्टिफाई करते हैं कि आप एक स्टूडेंट को फिजिकली, साइकोलॉजिकली और मॉरली और एथिकली और अदरवाइज एजुकेशनल वाइज आप उसको हैंडल करने की पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं या रखती हैं, तो तभी आप टीचर बनेंगे। नो। तो अब ये जब सब चीज़ें ही नहीं हैं तो हाउ कम हम ये सोच सकते हैं कि हम जो हैं वो एक ऐसी नेशन बने जो कि कम्पीट कर सके उन नेशंस के साथ जिनके पास सारे पैरामीटर्स हैं। तो जो एजुकेशन का जो सबसे बड़ा इसको डिलेमा है, एक तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम जो स्टेप्स हैं जिसको हम स्कूलिंग, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये आइसोलेशन में अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा जुल्म है वो ये है कि जिनको ये प्रोडक्ट तैयार करके दे रहे हैं, दे डोंट केयर कि यहाँ क्या तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली। यानी जो हमारी इंडस्ट्री है उनमें से कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो वीकली, फोर्टनाइटली या खुद विजिट करते हैं या अपने HR को विजिट करवाते हैं या अपने टेक्निकल रिसोर्सेज को इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन कॉलेजेस में, इवन स्कूल लेवल भेजते हैं कि जाके देखो तो वो जो हमारे लिए जो HR प्रोड्यूस हो रही है, क्या इनके अंदर वो कैपेबिलिटी या इनके अंदर वो सलाहियत है कि ये अल्टीमेटली हमें सर्व कर सके। वो ये समझते हैं कि ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो है ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इस वक्त टेक्सटाइल की क्या रिक्वायरमेंट है, इस वक्त सीमेंट इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, खुद कैसे समझ लेंगे। जब तक आप उनको जाके ये नहीं बताएंगे कि हम जब कहीं बाहर विजिट करते हैं और जिनको हमने कम्पीट करना उनके ये प्रोसेसेस हैं, हम ये प्रोसेस अपने यहाँ लाना चाहते हैं, आप इन प्रोसेस के मतलब जो है अपने आप को अपडेट कर लें। मैं एक दफ़ा सलीम गौरी साहब से मिला, नेटसोल के जो चेयरमैन है, वेरी विजनरी गाय। मैंने उनसे पूछा, आप तो आपकी इंजीनियरिंग कुछ और है, माशाल्लाह आप तो बिल गेट है पाकिस्तान के, कैसे किया ये आपने? और फिर आपने इंडिया के साथ कम्पीट करके BMW और मर्सिडीज को क्लाइंट कैसे विन किया? उन्होंने हम उनके लिए एक पहले से भी छोटा सा काम कर रहे थे, बट जब हम उनसे मीटिंग्स और डिस्कशन में जाते थे तो हमें मालूम था कि अगले 5 साल में इनको इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए और मैंने 5 साल पहले वो काम शुरू करवा दिया। द मोमेंट वो अपॉर्चुनिटी आई तो वी वर द फर्स्ट वन। और हम चूंकि पहले से काम कर रहे थे, हमने प्रेजेंट भी किया और हम पहले से काम कर रहे थे, हमने कम्पीट भी कर लिया। तो दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिवनेस। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं है, हमारे यहाँ तो प्रोएक्टिव शायद स्कूल लेवल पे लफ्ज भी कहीं नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो कहते हैं कि जी हर चीज़ ही रिएक्शन के तौर पे ऊपर आएगा। हम पहले टेस्ट की डेट देंगे तो उसके बाद एग्ज़ाम लेंगे, हम उनको किसी भी फन फेज या किसी चीज़ के बारे में पहले बताएंगे। सरप्राइज तो कुछ भी नहीं, लेकिन लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइज। मुझे नहीं मालूम था कि आज आपने इंटरव्यू मुझसे क्या सवाल पूछना, तो मुझे तो हर वक्त प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई भी एक सरप्राइज आएगा और उसको मुझे हैंडल करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये जो हैंडल करने की सलाहियत है, ये लोगों को कौम बनाती है और जो कौमें हैं वो अपना हिस्ट्री में नाम बनाती हैं। अभी सैलाब आया तो हमारे बड़े से बड़े लीडर भी ये कहते हैं, हमें तो पता नहीं चला सैलाब आसमान से भी आ जाता है। ये बड़ा फनी सा था कि आसमान से सैलाब आ जाता है, तो क्यों नहीं आता? कोई दुनिया में फ्लैश फ्लडिंग हो रही है, क्लाउड बस्टिंग हो रही है, वहां पे भी तो आते हैं ये। बिल्कुल ऐसे। बट दे आर वेल प्रिपेयर्ड। तो जो रेडीनेस है टू फेस एनी सिचुएशन, वो हमें स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर करवानी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि हम इस गैप की वजह से इंडस्ट्री और एकेडेमिया के गैप की तमाम वर्टिकल के अंदर हम एक वर्टिकल प्रोड्यूस नहीं कर पाते। एज नेशन अगर हमें कहा जाए कि आप पाकिस्तान को सोचें तो क्या आपके जहन में आएगा? कौन सी इंडस्ट्री? नो इंडस्ट्री। मैं कहूँ कि अगर मैं इंडिया को सोचता हूँ, मैं कहता हूँ वहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले सारे होंगे। बांग्लादेश को सोचता हूँ तो टेक्सटाइल वाले होंगे। थाईलैंड को तो चिप मेकिंग इंडस्ट्री। अच्छा, ये नहीं है कि हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। अब आई वाज
गोइंग थ्रू एन आर्टिकल बैक इन 2018 जब ये खान साहब गवर्नमेंट पिछले दफ़ा आई, तो खान साहब दर बदर फिर रहे थे $6 बिलियन लेने के लिए, पर अदरवाइज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाता था। उन्हीं दिनों में पाकिस्तान के एक सपूत हैं, उनका नाम सैयद रागिब हुसैन है, कराची NED से उन्होंने ग्रेजुएशन की और कोई 12-15 साल पहले अमेरिका में H1 वीज़ा लेके चले। गरीब घर से उनका था, बिल्कुल गरीब घर से उनका ताल्लुक, और वो वहाँ पे चले गए। उन्होंने जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 12 साल के बाद उन्होंने अपनी कंपनी जो है उसको सेल आउट किया, एंड दैट वाज द ईयर 2018, एग्जैक्ट ईयर जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था और उसको $6 बिलियन चाहिए था। वो सऊदीया के पास भी जा रहे थे, वो चाइना के पास भी जा रहे थे, वो तमाम दोस्त ममालिक के पास जा रहे थे, और वो कड़ी शराइत के ऊपर उनसे बात करने के तैयार थे। तो रागिब हुसैन साहब ने अपनी कंपनी बेची $12 बिलियन की, एंड दिस इज द प्राइस ऑफ ए सिंगल पाकिस्तानी ब्रेन। यस, दिस इज द काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वी हैव। लेकिन वो जो एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर वो रह के, तो वो बहुत सारा अपना पोटेंशियल जो है उसको पूरे तौर पर दुनिया को दिखा सके, उसको लाने की ज़रूरत है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मनी राइट नाउ। ये जो रिसेशन आया है, पार्किंग के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर हैं, वो कहाँ पार्क कर रहे हैं, वो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया में 54 यूनिकॉर्न बने, उन्होंने उससे यानी 54 3-4 लोग जो मिले होंगे, तो मैक्सिमम 150 लोगों ने $90 बिलियन का बिजनेस लिया। कहाँ से फंडिंग आई होगी? इन्हीं तमाम वेंचर कैपिटलिस्ट से आई होगी। तो अगर वो इंडिया के में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो पाकिस्तान उससे बेहतर जगह है, सस्ते लोग हैं। लेकिन क्या हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हुए लोग, हमारे जो इंडस्ट्री में बैठे हुए लोग, क्या वो उनको इस तरह का इनपुट दे रहे हैं कि वो कंपैटिटिव प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बना सकते हैं? बिल्कुल, वो उसकी अभी कमी है। अदरवाइज राइट नाउ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अवेलेबल हैं इस यूथ के लिए कि अगर ये सोच सकें, अगर ये अमल कर सके, उसको परफॉर्म कर सके, और ये माइंडसेट रखें कि जो स्टार्टअप होता है इससे हमने पैसे अपने लिए कमा के घर नहीं लेके जाने। अगर हम किसी भी स्टार्टअप को इस तरीके से लेके चलें कि हमने माशरे में क्या वैल्यू ऐड करनी है, तो बिलीव यू मी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारा काम जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब देखें, हमारे यहाँ एक स्टार्टअप इसी रोड के ऊपर जहाँ हम बैठे हुए हैं, वो बना चाय कवाली जी। उसको देख के इतनी गज़लें, कवालियाँ, नातें, पता नहीं क्या क्या वो सारी चाय के साथ मंसूब की और वो बन गई। इसका मतलब है कि एक सक्सेस स्टोरी जो है वो ट्रिगर करती है इस कौम को, उसको फॉलो की जाए। बिल्कुल, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे इंडस्ट्री को चाहिए कि यहाँ सक्सेस स्टोरीज़ को पैदा करने के लिए एक एनवायरनमेंट है। उसके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री उठे और अपने इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस में बनाए, जहाँ उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको टेस्ट एंड ट्रायल किया जाए। मिसाल, मुझे एक सिचुएशन है, मेरे लिए एक प्रॉब्लम है, तो क्यों ना मैं इन तमाम माइंड्स को जो कि PhDs करके, बाहर से बेशुमार PhDs हमारे पास करके लोग आए हैं, ये चीज़ें ने बड़ा अच्छा काम किया, जो फुली फंडेड PhDs करवाए, तो बेशुमार ब्रेन्स हैं, उनके बेशुमार अच्छे सोचने वाले यूथ उनके पास है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन और जो प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री की, उसी कैंपस में अगर वो रिजॉल्व करवाना शुरू कर दें, तो हम बहुत सारा हम अपना पैसा बाहर टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए पाकिस्तान खर्च कर रहा होता है, उसको खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये कोई बहुत अपहिल टास्क नहीं है, ये बहुत आसान है। छोटी छोटी अगर हम स्टेप्स स्टार्ट कर दें, हमेशा चीजें जो है वो बेबी स्टेप से स्टार्ट हो। अगर हम के लिए हम जायंट लीप लेंगे, जायंट लीप को दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल, जो भी कौमें बढ़ती हैं वो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ स्कूल में केस स्टडीज बनवाएं, स्कूल में एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं, स्कूल के अंदर आप लाइफ स्किल सिखाएं, स्कूल के अंदर आप कंप्यूटिंग सिखाएं, सब चीजें स्कूल में सिखाएं। कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर इनको हौसला दें, चीजों को री इंजीनियरिंग करने का, री इन्वेंट करने का, स्टार्टअप्स लेने का, किसी के लिए इनको मिशन में काम करने का, और वहीं से वर्टिकल्स बना के तो हम अपनी इंडस्ट्री को जो है वो सपोर्ट करना शुरू करें। एंड दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जितनी बड़ी यूथ बल्ज है हमारे पास, 13 करोड़ लोग जो हैं, ये इतनी आबादी है कि ये रशिया के बाद पूरे यूरोप में किसी और मुल्क की इतनी बड़ी आबादी नहीं है। तो ये 13 करोड़ लोग जो हैं सिर्फ फोकस होकर
किसी भी एक काम को पकड़ लें। मैं आपको बताता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान आ रहा है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहा है, यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स बनाने का, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बेशुमार काम होने के लिए पाकिस्तान में आ रहा है, इसी तरीके रोबोटिक्स के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट है। आज अगर हम स्कूल लेवल से स्टार्ट करें और यूनिवर्सिटी लेवल पर एक सब्जेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि पाक स्टडीज पढ़ना बड़ा जरूरी है, हम डिसाइड कर लें एज ए नेशन कि हमने ये वाला सब्जेक्ट जो है ना हर बच्चे को पढ़ा दें, चाहे वो प्रोग्रामिंग साइड है, चाहे वो जैसे अभी इस वक्त पूरा यूएस जो है वो चिप डेवलपमेंट के ऊपर $50 बिलियन उन्होंने अपना बजट उसके ऊपर रखा है, अगले 5 साल में $50 बिलियन जो है इस इंडस्ट्री पे लगाएं। किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ लें, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टार्टअप्स हो, हर बच्चे को शुरू से लेकर एंड तक वो पढ़ाते जाएं, पीएचडी तक वो उसको ये सब्जेक्ट तुम्हें लाजमी पढ़ना है, ताकि हम एक नेशन एज ए डेस्टिनेशन जो है वो हम डेवलप हो। तो ये एक सोल्यूशन हो। बड़ा ही ज़रूरी है इन चीज़ों पे हमें बात करना, स्पेशली हम एजुकेशनल सिस्टम्स पे बड़ा बात करते हैं, लेकिन सर आपने बड़ी अच्छी बात की और ये मैं कहूँगी बहुत से लोगों को बुरी भी लगती हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है रियलिस्टिक अप्रोच है कि अगर हमने अपने आप को, अपनी आने वाली नस्ल को अपग्रेड करना है तो हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है और स्पेशली लिंकेज की ज़रूरत है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्रीज़ के साथ किस तरह से करते हैं। सर बड़ा ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आपके साथ, बड़ा अच्छा लगा हमें बात करके और मैं उम्मीद करती हूँ ये मेरे लिए बड़ा एक नया सीखने का एक प्रोसेस था, हमारे ऑडियंस के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट और लर्निंग फेस में रहा होगा और हमें इस इनिशिएटिव पे बात करने की बल्कि काम करने की भी ज़रूरत है ताकि हम लोग और आप लोग, हम सब एज अ नेशन अपने आप को ग्रो कर सकें। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।